नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस संविधान की क्लास तीसरी क्लास है। क्लास कौन सी? तीसरी। इससे पहले हम 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। उनमें हमने 80 प्रश्न किए, यानी एक क्लास में 40 प्रश्न करते हैं। आज हमारी क्लास तीसरी है, जिसमें आज हम प्रश्न नंबर 81 से लेकर 120 तक प्रश्न करेंगे। अगर आपको यह संविधान की क्लास हमारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करें। और कल की क्लास में थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम हुई, यानी बफरिंग हुई थी। इतनी बफरिंग नहीं, आप मैनेज कर सकते हैं। आइए, आपको हमारा आज का पहला सवाल है। भारत के संविधान के कौन से घटक मानव अधिकार के सिद्धांतों को शामिल करते हैं, जैसा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित हैं? तो हमारा ए मौलिक अधिकार, बी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, ये भी मौलिक कर्तव्य, ये भी। ये हमारे भाग 3 में मौलिक अधिकार। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये भाग 4 में। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के काम में है, तो हमारे तीनों ही सही हैं। इसका हमारा विकल्प सी, ए, बी और सी सही। इसका हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 82। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो मौलिक अधिकार तो बता दी, भाग 3 में। मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य नहीं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है और हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 तक है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 83। निर्देशक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे संविधान में सूचीबद्ध हैं। पी, राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक क्रम को सुरक्षित रखना, यह हमारे आर्टिकल 38 में है, यानी अनुच्छेद 38। समान न्याय और निष्कुल्क विधिक सहायता, तो हमारे अनुच्छेद 39 में है। ग्राम पंचायत का गठन, ये हमारे अनुच्छेद 40 में है। तो इनका क्रम क्या होगा? पी क्यू आर। पी क्यू आर इनका सही क्रम होगा, पी क्यू आर, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 84। निदेशक तत्व क्या है? वाद योग नहीं, वाद योग हमारे मौलिक अधिकार हैं, ना कि नीति निर्देशक तत्व। तो होंगे आ वाद योग। इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 84। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद त्रिभुवन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है? सुरक्षित करने की बात करता है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी 43 का ए। 43 का ए इसका सही जवाब होगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता है हमारा अनुच्छेद 44 में, समान नागरिक संहिता। प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। ये हमारे मौलिक अधिकार। तो इसमें मुझे है नीति निर्देशक, तो हमारा ऑप्शन ए होगा, समान नागरिक संहिता, ऑप्शन इसका ए। अगला क्वेश्चन नंबर 87। भारत के संविधान में उल्लेखित निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित नहीं है? उल्लेखित नहीं है किसमें? मानव अधिकार सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित नहीं है, तो इसका हमारा उल्लेखित नहीं है समान नागरिक संहिता, तो ये मानव अधिकार में नहीं। जंगलों का संरक्षण, सुधार और सुरक्षा, तो ये हमारे ए और बी दोनों उल्लेख नहीं है। ये तो हमारे किसमें है? डीपीएसपी में, डीपीएसपी। और ये हमारा मौलिक कर्तव्य में है, मौलिक कर्तव्य। तो यानी इसमें पूछा है मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, तो इसमें हमारे दोनों ही नहीं है, तो हमारा ए और बी दोनों, हमारा ऑप्शन इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 88।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? तो इसका होगा हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 47। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 47। इसमें हमारा अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 33 में मार्शल लॉ से संबंधित है, 12 में राज्य की परिभाषा। अगला प्रश्न नंबर 79, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और सुरक्षा के संरक्षण विषय में कहा गया है? तो इसका होगा हमारा 49। इसका हमारा ऑप्शन डी होगा आर्टिकल 49। आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 हमारे आर्टिकल 38 में क्या है? आर्टिकल 38 में राज्य राज्य लोक कल्याण की आवृत्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 42 में काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं में प्रसूति सहायता करेगा। और 36 में डीपीएसपी की परिभाषा, इसमें वो जो है राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का विषय तुम्हारा अनुच्छेद 49 में, इसका हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 90, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? किसने कहा? केटी शाह। इसका हमारा ऑप्शन डी होगा, केटी शाह, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राज्य नीति के एक निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेखित नहीं है? यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में उल्लेखित नहीं है, इसमें कौन सा है? जीवन स्तर को बढ़ाना राज्य का कर्तव्य है, तो इसमें ये तो उल्लेखित है। पर्यावरण की रक्षा करना बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य है, इसमें हमारा ये वाला इसमें गलत है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार करना राज्य का कर्तव्य है, इसका ये भी सही। पोषण स्तर बढ़ाना राज्य का कर्तव्य, ये भी सही। इसमें वो जो है मूल अधिकार के नीति निर्देशक में एक सिद्धांत उल्लेख नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन होगा बी। पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना यह मौलिक कर्तव्य में है, मौलिक कर्तव्य। अगला हमारा प्रश्न नंबर 52, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था? तो ये होगा हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 के ए में। हमने आपको अब यहाँ से हो गई मूल कर्तव्य, यहाँ तक स्टार्ट हो गए मूल कर्तव्य। हमने आपको प्रस्तावना सबसे पहले पढ़ा, हमने आपको प्रस्तावना प्रस्तावना के बाद भाग 1, भाग 1 के बाद भाग 2, भाग 3 और भाग 4 को। अब हम भाग 4 के का को पढ़ने वाले हैं, जो कि मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। कौन से हैं? भाग 4 के काम है, 4 के काम है, और अनुच्छेद 51 के का में है। ठीक, यह रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, और इसके बारे में है स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़े गए थे। जब ये लागू हुए थे तो कुल 10 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अभी 86वां संविधान 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। तो अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? हमारे 11 मौलिक अधिकार हैं। तो आइए हमारा प्रश्न नंबर 92 होगा, प्रश्न नंबर 93, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में है? मूल कर्तव्य, तो इसका आंसर मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। आपको लिखना है 43 का प्रश्न, यानी जो भी ऑप्शन हो उसको आपको लिखकर और कमेंट करना है आपको हमारी क्लास किस प्रकार पसंद आई, और जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए हमारा अगला सवाल, प्रश्न नंबर 94, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार शामिल, तो है उस अनुच्छेद में है तुम्हारा 51 के का, क्योंकि यह मौलिक कर्तव्य है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी होगा 51 के काम है, 51 के काम है। वैसे हमारा 51 के
का के छा में है, का के छा में है पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण का सुधार शामिल। इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 95, निम्नलिखित बयानों में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में सही है? नीति निर्देशक और मौलिक अधिकारों के बीच टकराव के मामले में निदेशक सिद्धांत में अदालत में वर्चस्व होगा वर्चस्व होगा तो इसमें हमारा वे तो गलत है, अदालत में नहीं जा सकते, तो ये वाला गलत होगा। मौलिक अधिकार असीम नहीं है और नागरिक उचित प्रबंधों के अधीन है। निदेशक सिद्धांत किसी भी संवैधानिक सीमा के अधीन नहीं है, तो हमारा ये वाला सही यानी बी सही है। हमारा ए भी दोनों गलत, ये वाला नहीं। इसका हमारा ऑप्शन होगा सी यानी बी सही है। इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 96, भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी है? यदि सभी निदेशक तत्व को अच्छी तरह पालन किया जाए और उन्हें संपूर्णता से लागू किया जाए तो हमारा देश इस आधार पर सुरग हो सकता है। तो इसका हुआ हमारा एच सी चांगला हमारा इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगर मुझे प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, तो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। वो कौन सा था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 98, मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? ये केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित युग्म से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? भाग 1 में नागरिकता, ये सही है। नागरिकता हमारा कितने से 5 से 11 तक। भाग 3 मूल अधिकार, तो मूल अधिकार कितने थे हमारे? 12 से 35 तक मूल अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत ये थे हमारे 36 से 51 तक। अब भाग 5 मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के काम है, ना कि भाग 5 में। भाग 5 में संघ है, भाग 5 में संघ, तो इसमें मुझे सम्मिलित नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सम्मिलित नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 100, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के सिद्धांत की अवधारणा किससे ली गई थी? तो है आयरलैंड। इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा, आयरलैंड से, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हम बोलते हैं DPSP। किसमें है? भाग 4 में। अगला हमारा भाग 4 में 3 लिख दिया, यानी प्रश्न नंबर 101, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4, इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 102, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत हैं तो कानूनी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय, इसका हमारा ये इसमें गलत। अर्ध परिवर्तनीय, ये भी गलत। आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय, ये भी गलत। कानूनी अदालत द्वारा अपरिवर्तनीय, इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 103, भारत के संविधान के कौन से भाग पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं? तो आर्थिक एवं सामाजिक योजना ये लिए गए जो 5 ईयर प्लान, जिसे हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो हमारे मौलिक अधिकार तो यूएसए से लिए गए हैं। मौलिक दायित्व जैसे मौलिक कर्तव्य कहते हैं, तो ये भी रूस से लिए गए हैं। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा पी और आर, यानी इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा, पी और आर। अगला हमारा प्रश्न नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तव्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति के लिए भागीदारी संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में विनिष्ट रूप से उल्लेखित है? तो राज्य प्रयास करेगा
में अंतरराष्ट्रीय विधि शांति बाध्यता के प्रति आदर बढ़ाना, तो इसका हमारा ये वाला इसका सही है। अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन करना, इसका हमारा ये भी कथन सही है। परमाणु निशस्त्र और पहला हमला नहीं नीति को प्रोत्साहन करने देने वाला, तो हमारे इसमें ए वाला गलत है। इसमें ए और बी दोनों सही, ए और बी दोनों सही है, इसका हमारा ऑप्शन बी सही हो, ए और बी दोनों। अगला हमारा प्रश्न नंबर 105, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। अब हमारे यहाँ से हमारा भाग 5 स्टार्ट होता है। भाग 5 जो कि संघ से संबंधित है। संघ भाग 5 हमने भाग 4 के यानी क्रमबद्ध चल के आ रहे हैं। हमने भाग 1 2 3 4 पे 4 का किया, अब हम भाग 5 कर रहे हैं जिसमें संघ से संबंधित है। तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। प्रत्यक्ष रूप से, इसमें ये गलत। राज्यसभा के सदस्य द्वारा, ये गलत। लोकसभा के सदस्य द्वारा, ये गलत। इसमें अप्रत्यक्ष मतदान से अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल होगा। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में अप्रत्यक्ष मतदान से। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 106, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, तो इसमें होते हैं सदन के दोनों निर्वाचित सदस्य यानी मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। और इसमें होता है दिल्ली, अच्छे इसमें ऑप्शन हमारा सदन के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य यानी ये वाला इसमें होता है। राज्य विधानमंडल के दोनों, ये वाला नहीं होता इसमें। सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये वाले होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं। यह 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इनको जोड़ा गया था। इसमें हमारा पहला होगा, दूसरा होगा और चौथा होगा। पहला, दूसरा, चौथा। एक मिनट, इसमें दूसरा तो कटा नहीं, तो इसमें हमारा पहला और तीसरा, ये वाला चौथा होगा नहीं। पहला हो गया हमारा, फिर तीसरा हो गया, फिर चौथा, यानी इसमें पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, यानी इसका हमारा ऑप्शन डी सही है, पहला तीसरा चौथा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 107, भारत के राष्ट्रपति को प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा चुना जाता है, सदस्य द्वारा चुना जाता है, तो वह एकल हस्तांक मद के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधि। इसका हमारा ऑप्शन ए सही हो, जो कि हमारे अनुच्छेद 55 में बताया, मैंने अनुच्छेद 55 में। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108, इनमें से भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है, मंडल का हिस्सा नहीं है, तो इसमें हमारा प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण, इसमें ये वाला सही है। प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ये वाले भाग इसमें नहीं लेंगे, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी होगा। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये हमारे 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था, नहीं भाग लेंगे। तो इसमें द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण भाग नहीं लेते, इसमें वो जो है मंडल में भाग नहीं लेंगे। तो यानी निर्वाचक मंडल संविधान के अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल है राष्ट्रपति के लिए, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 109, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है, तो इसका हमारा आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये आवश्यक है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, इसमें ये भी आवश्यक है। देश का नागरिक हो, ये भी आवश्यक है, यानी पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है, इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 110, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से हमारा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद अनुच्छेद 71 के ए
के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया निश्चय अंतिम होगा। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय सौंपा जाएगा अनुच्छेद 71 के तहत। अगला हमारा प्रश्न नंबर 101, राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व किनके ऊपर है? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा ए, राष्ट्रपति। अगला हमारा प्रश्न नंबर 112, कौन सा प्राधिकरण यानी प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? भारत का चुनाव आयोग। इसका हमारा ऑप्शन ए होगा भारत का चुनाव आयोग, इसका ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न नंबर 103, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति अपने पद तक रहता है तो अपने निर्वाचन की तारीख से, इसमें ये वाला गलत, सांसद द्वारा निर्धारित तारीख से ये वाला गलत, अपने पद ग्रहण के दिन से, जैसे उसने आज पद ग्रहण किया है तो आज से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा। इसका हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 114, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। अपना त्याग पत्र है हमारे अनुच्छेद 56 के का के तहत, 56 के का के तहत त्याग पत्र दे सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 115, इसमें कथन वाला प्रश्न है हमारा 115। 115 ए, दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं परंतु केवल राज्यसभा के सदस्य को मत देने का अधिकार है। तो हमारा ये वाला गलत है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जाएगा जब भी राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाए, फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त हो जाए। तो इसमें ये वाला गलत है। महाभियोग हमारा अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 61 में यह कब लगता है? जब राष्ट्रपति हमारे देश के प्रति अनिष्ठा दर्शाए या संविधान के प्रति निष्ठा करे, जब उस पर महाभियोग लगता है। तो हमारा ए और बी दोनों ही नहीं, इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 116, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वास्तव्य सही है? कौन सा वास्तव्य सही है? तो यानी संविधान का संरक्षण, सुरक्षा, प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं, तो ये वाला इसका सही है। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपने सत्यनिष्ठा और वफादारी के साथ शपथ लेते हैं, इसका ये भी सही है। तो इसमें हमारा ए और बी दोनों सही है, हमारा इसका ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें सही नहीं पूछा है। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, तो ये वाला सही है। अगर राष्ट्रपति पद पर है तो वह अन्य कोई पद का यानी पद का लाभ धारण नहीं करेगा, तो ये वाला सही। राष्ट्रपति की उपलब्धियां एवं वेतन भत्ते उनके पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, तो हमारा ये भी इसका सही है। राष्ट्रपति बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों को उपयोग करके हकदार होगा, इसका ये भी सही है। इसका हमारा ऑप्शन डी होगा, राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल तक किसी भी दशा में नहीं हटाया जा सकता, यानी हटाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है। तो इसमें वो जो है सही नहीं है, तो हमारा सही हमारा ऑप्शन डी होगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 118, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने जैसे त्याग पत्र दिया, अचानक मृत्यु हो गई, तो यह उनका कितने महीने बाद पद भरना चाहिए? तो इसका हमारा ऑप्शन बी 6 महीने बाद पद भरना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा गणतंत्र का प्रमुख है? भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है, तो इसका हमारा भारत का राष्ट्रपति हमारा, इसका ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न नंबर 120, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका के समक्ष दायर की जाती है, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई त्रुटि या किसी प्रकार की धांधलीबाजी हुई है तो वह किसके समक्ष याचिका दायर की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय। इसका हमारा ऑप्शन डी होगा। मैंने बताया था अनुच्छेद 71 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया वह अंतिम निर्णय होगा, वह फिर दोबारा कहीं नहीं जा सकता। अगला प्रश्न
नहीं, आज हमारे 120 प्रश्न है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो एक बार हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।